25 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद इवान जियांग की मदर के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि उस टाइम पर हुआ क्या था। तो जियांग की मदर बताती है कि जियांग के फादर ने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले तो उनकी बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, लेकिन बाद में उनकी कंपनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उनकी खाना खाकर लोग आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रहे हैं, इसलिए उनकी कंपनी के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, जिसके ऊपर से वो निकाल ही नहीं पाए। इसलिए वो पहले तो जय से मदद के लिए गए, लेकिन बाद में अमेज़न ने एक्वायर कर लिया और इसी चीज़ को वो सह ही नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें डेथ हो गई। लेकिन उनकी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो हमेशा अपने पास अपनी दवाई रखते थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुआ तो उनके पास उनकी दवाई नहीं थी। तो आगे से इवान पूछती है कि जब अंकल जी के पास गए थे तो क्या उनके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट है। तो आगे से जियांग की मदर उन्हें वो डॉक्यूमेंट दे देती है। तो इवान बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर इसका इन्विटेशन करूँगा और इसके बारे में आपको बता दूँगा। और उसके बाद इवान और जियांग अपने घर वापस आ रही होती है। तो तभी जियांग की मदर जियांग के पास आती है और उसे बोलती है कि इवान ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए तुम अब से इमेज पर काम कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसके बारे में तुम मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी तरह सुचान और शिनशिन इवान के अपार्टमेंट पर वापस आ रही होती है, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की एक आदमी न्यू ईयर का गिफ्ट देने के लिए इवान के अपार्टमेंट के बाहर उसकी इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही सुचान उसे देखती है तो उसे बोलती है कि मैं इस अपार्टमेंट के आदमी की बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, अगर तुम ये गिफ्ट मुझे दे दोगे तो मैं उसे दे दूँगा। लेकिन आगे से वो आदमी बोलती है कि हमें आपको नहीं दे सकते। तो शिनशिन बोलती है कि इस अपार्टमेंट की तो ओनर सुचान है, तो तुम उन्हें क्यों नहीं दे सकते। तो अपार्टमेंट की वही एम्प्लॉय बताते हैं कि इस अपार्टमेंट की रियल ओनर इवान है और वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का ईडी भी है। और यहाँ पर सुचान की जितना सारे जोर सारी शिनशिन के सामने आ जाती है, इसलिए शिनशिन तो सुचान के ऊपर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो भी वहाँ पर इवान और जियांग भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो सुचान बता देगी मेरी चोट पकड़ा गया है, इसलिए जियांग जाकर शिनशिन को समझाने लगती है, लेकिन शिनशिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इसलिए सुचान तो शिनशिन की सामने घुटने टेक देती है और उसे माफ़ी मांगती है, जो देखकर शिनशिन भी पिघल जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे ये सारी चीज़ में झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम जहाँ पर हो वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। इसलिए सुचान बोलती कि ठीक है, तो चलो मेरे रियल घर पर चलते हैं। और उस शिनशिन को लेकर यहाँ से चली जाती है। तो आगे से जियांग इवान को बोलती है कि अब तो तुम्हारे घर फ्री हो गया, तो क्यों ना तुम हमारे घर में वापस से शिफ्ट हो जाओ। लेकिन आगे से इवान तो उसे मना कर देती है। और उसके बाद इवान जियांग के फादर की उसी फाइल के ऊपर काम कर रही होती है। तो उसे वहाँ पर मिस्टर चा नाम के एक आदमी के बारे में पता चलती है। तो भी वहाँ पर जियांग भी आने लगती है, तो वो उसी फाइल को छुपा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे उसके बारे में पता चले। और वो जियांग को बताती है कि कल मुझे दोबारा से और एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, इसलिए तुम अकेला ही ऑफिस चले जाना। और अगली सुबह इवान उठकर तो पहले मिस्टर चा नाम के आदमी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बहुत टाइम के बाद भी उसे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसे डोली मिल जाती है और आगे से डोली बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जियांग की फादर की डेथ के रीजन को इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, और ऐसे भी मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। और ऐसे भी उसी केस में तुमसे ज़्यादा मुझे पता है, इसलिए इवान उसके साथ काम करने में मान जाती है। और उन्हें मिस्टर चा की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ एक कैसीनो होती है, इसलिए वो लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तो आगे से इवान ऐसी दिखाती है कि जैसे कि वो प्रोफेशनल प्लेयर है और डोली उसकी असिस्टेंट है, फिर भी
वो लोग जाने नहीं देते तो वो डोली का पोस्ट लेकर उन्हें दे देती है और उन्हें आपस में बांटने के लिए बोलती है। तो आगे से वो आदमी उन्हें अंदर जाने के लिए देते हैं और वो दोनों जाकर वहीं पर छुप जाते हैं और मिस्टर चा का आने तक इंतज़ार करने लगते हैं। और दूसरी तरह जियांग अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलती है कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट लिन ताइमू अब से उनकी ऑफिस में काम करने वाली है। और वो पहले दिन आने के बाद उनकी टीम मैनेजर को वहाँ से निकाल देती है और उसके बाद वो जियांग को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारी फादर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे तो मैं भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उनकी मदद करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। और क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की दोस्त हूँ तो तुम मुझे अंकल बुला सकते हो और जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। तो आगे से जियांग बोलती कि ऐसे भी आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और उन्हें बहुत ही रेस्पेक्टफुली थैंक्स बोलती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मिस्टर चू जैसे ही कैसीनो में आती है और वो डोली को देखती है तो उसे पहचान जाती है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। तो आगे से डोली और इवान उसकी पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेते हैं। तो आगे से डोली उसे धमकी देती है कि इवान एक प्रोफेशनल किलर है, अगर तुम हमें सब कुछ सच नहीं बताओगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। और यहाँ पर मिस्टर चू इतना घबरा जाती है कि वो सारी बातें उन्हें बता देती है कि इसके पीछे लिंडा है। लिंडा ने ही मुझे बोला था कि मिस्टर इवान की कंपनी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, इसलिए मैंने उनकी कंपनी की एक एम्प्लॉय मिस्टर इन से मिलने के लिए गई थी। और क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी और उन्हें पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो पैसे के बदले जियांग की फादर यानी कि मिस्टर जियांग की कंपनी की फूड क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करती है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ। और बाद में अमेज़न ने अक्वायर कर लिया और वो प्रूफ के हिसाब से उस टाइम पर लिंडा ने उसे जो पैसा भेजा था उसकी एक रसीद दिखाती है। तो आगे से डोली पूछती है कि क्या लिंडा के पीछे भी कोई है। तो आगे से मिस्टर चू बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन लिंडा जब भी बात करती है तो वो हम कर बात करती है, इसलिए डोली लिंडा से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन है, क्योंकि मिस्टर चू ने मुझे सारी बातें बता दिया। लेकिन लिंडा भी उसे ज़्यादा कुछ ही बताता नहीं है। और इवान भी मिस्टर इन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन पहली मुलाकात उसकी बेटी से होती है जिसका अभी भी तबीयत खराब है और उसके पास सिर्फ 1 ही साल है जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद वो जाकर मिस्टर इन से मिलती है और उन्हें पूछती है कि उस टाइम पर हुआ क्या था। तो आगे से मिस्टर इन भी उसे सारी बातें बता देती है कि उस टाइम पर मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। इसलिए मिस्टर जियांग की कंपनी में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, जिस वजह से उन्हें जैसे मिलने जाना पड़ा। लेकिन बाद में उन्हें भी पता चल गया कि ये उनके साथ जानबूझकर किया गया है। और उस दिन उनके पास एक कपल मिलने के लिए आई थी और उसी दिन ही उनकी डेथ हो गई। तो आगे से इवान पूछती कि क्या आपको याद है कि वो कपल कौन है। तो आगे से मिस्टर इन बताए थे कि वो लिंडा और लिन ताइमू है। तो यहाँ पर इवान समझ जाती है कि लिन ताइमू इसलिए उसकी ऑफिस में आई है ताकि वो जियांग के ऊपर नजर रख सके, ताकि वो अपनी फादर की डेथ के बारे में इनविटेशन ना कर सके। और उसके बाद क्वीना जियांग की पूरी टीम को अपने ऑफिस में बुलाती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारा टीम का कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए मैं अब से जियांग को तुम्हारा टीम का लीडर बनाती हूँ। जो बात है कि सिनसिन को तो पसंद नहीं आती, फिर भी वो कुछ भी बोल ही नहीं पाता। और ये बात जब लिन ताइमू को पता चलती है तो वो सिनसिन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होता तो मैं उसके लिए ज़रूर लड़ता। और ऐसे भी आज जियांग मिस्टर वांग से
उसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन मिस्टर वांग को अपार्टमेंट करने के बाद जो कोई भी लेट होता उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिनचिन जाकर जियांग को टूटा हुआ लिफ्ट में फंसा देती है और जियांग लिफ्ट से फंसने से पहले वो युवान से बात कर रही होती है। तो आगे से युवान को भी पता चल जाती है कि जियांग मुसीबत में है और जियांग जब लिफ्ट में फंस जाती है तो वो इतना घबरा जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और युवान भी पहुंच जाती है जियांग का रेस्क्यू करने के लिए और वो जियांग को लेकर हॉस्पिटल जाती है। और जब ये बातें डोली को भी पता चलती है तो डोली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन वो जियांग और युवान को इतना करीब देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए वो लिन तेमू से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि ऐसे तो सबको पता है कि युवान मेरी दुश्मन है और मैं उससे बदला भी लेना चाहती हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो आगे से लिन तेमू बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा। तो आगे से डोली उसकी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताती है और उसकी सीक्रेट कंपनी सी ग्रुप के बारे में बताती है और बताती है कि ये बात मुझे तक पता नहीं, ये बात युवान को भी पता है और अब तो वो हम दोनों का ही दुश्मन हो गया, तो हम दोनों मिलकर उसे बदला लेते हैं और इसके बदले में इतना चाहती हूँ कि तुम जियांग को कोई भी नुकसान ना पहुँचाओ। तो आगे से लिन तेमू ये बातें मान लेती है और अगली सुबह जैसे ही जियांग उठती है तो युवान उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझकर कराया गया था, उसे करने वाला और कोई नहीं तुम्हारी कोलीग सिनचिन है। और ये सुनकर जियांग तो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो आगे से सिनचिन आकर जियांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग तो उसके ऊपर गुस्सा होती है। तो अभी कोई ना आकर उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो सिनचिन को बोलती है कि मुझे पता है कि कल रात को तुमने ही जियांग को एलिवेटर में फंसा दिया था। और वो जैसे ही एविडेंस दिखाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा और पुलिस भी तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। और इस बात पर तो सिनचिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जियांग से माफ़ी मांगने लगती है। तो जियांग सिनचिन से बात करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है और सिनचिन उसे माफ़ी मांगती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पुलिस पर मेरी रिपोर्ट मत करो। लेकिन आगे से जियांग भी डिसाइड कर देती है कि वो जिंग को माफ़ कर देगी और ये इस बात पर तो सिनचिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद युवान अपनी कंपनी में होती है तो उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ लोग आती है और उसे बताती है कि हमें पता चला कि आप कंपनी की काम से कुछ रिश्वत लिए हो, इसलिए हमें आपकी ऑफिस को पूरा छानबीन करना होगा और आपको हमारे साथ जाना होगा। अगर इसमें आपका नाम नहीं आएगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए युवान उनके साथ चली जाती है, जहाँ पर की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया जा रही है। तो भी वहाँ पर डॉक्टर जू आ जाती है, लेकिन इस बार डॉक्टर जू तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और बताती है कि जब पहली बार मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एमएच के पास आई थी तो मिस्टर युवान ने मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में वो मुझे पर्सनल अकाउंट में पैसा मांगते रहे और ऐसे भी मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल थी और वो मेरी मदद भी कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें हमेशा पैसा भेजता रहा। और उनकी स्लिप भी दिखाती है। तो आगे से युवान खुद को डिफेंड करती है कि ये मेरे ही पैसे है, मैंने ही उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन युवान के ऊपर तो किसी का भी बिलीव नहीं होता, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया जाती है। तो युवान गुस्से से लिन तेमू से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम हो और मुझे तुम्हारी इनसाइडर ट्रेडिंग और तुम्हारी सीक्रेट कंपनी सी ग्रुप के बारे में ही पता है। तो आगे से लिन तेमू पूछती है कि तुम सी ग्रुप को क्यों इनविटेशन कर रहे हो, अगर तुम उसके ऊपर ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम्हारी फादर की जो कंपनी है उसे बैंक करप्ट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी युवान घबराता नहीं है। तो आगे से लिन तेमू उसे धमकी देती है कि अगर तुम ऐसे ही सी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे तो मैं जियांग के बारे में कुछ भी गारंटी से नहीं बता सकता। और जैसे युवान जियांग के नाम सुनती है तो वो इस बार घबरा ही जाती है
और वो चुपचाप जाकर अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। और जियांग भी उससे बात करना चाहता था, इसलिए उसे बार बार कॉल कर रही होती है। लेकिन पहले तो युवान उसकी कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन उसकी इतना ज़्यादा कॉल देखकर उसकी कॉल उठा देती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही जियांग उसके पास जाती है तो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रही है, फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। लेकिन आगे से युवान बोलते कि ये मेरी आखिरी सीख थी तुम्हारे प्रति और अब से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन जियांग को तो उसकी बातों के ऊपर यकीन ही नहीं होता, तो युवान उसे ऐसी कड़वी बातें बोलती है जो देखकर जियांग की तो दिल ही टूट जाती है। और वो गुस्से से युवान को एक थापड़ा लगाती है और वो यहाँ से जाने लगती है। और वो बहुत ही कोशिश करती है कि वो ना रोए, फिर भी वो और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो रोने लगती है, जिस वजह से उसकी एलर्जी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। तो युवान जाकर जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो अपनी देश ही छोड़ देती है। जो बात है कि लिन तैमू की आदमी उसे बता देती है, तो आगे से लिन तैमू उसे बोलती है कि तुम हमेशा युवान की लोकेशन के ऊपर नजर रखना। और अगली सुबह जियांग हॉस्पिटल पर उठती है तो वो देखती है कि उसके पास ली है, लेकिन उसे कल रात का कुछ याद होती है कि युवान ने उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। इसलिए वो साउचन को कॉल करती है और उसे युवान के बारे में पूछती है। तो आगे से साउचन बताती है कि मुझे युवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जैसे ही जियांग अपनी ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलती है कि उनकी और एक न्यू वीडियो आने वाली है, जो कि और कोई नहीं डोली है। जो देखकर जियांग तो और ज्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरह क्वीना मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि युवान के साथ हुआ क्या है और आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो आगे से मिस्टर फैंग बताती है कि इस बार मैं भी युवान का कोई भी मदद नहीं कर सकती। इसलिए क्वीना अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उसे पूछती है कि युवान के साथ हुआ क्या है। तो उसे पता चलती है कि डॉक्टर जू ने ही युवान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने रिश्वत ली है। जो बात है कि प्रूफ भी हो गई, इसलिए युवान को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। और उसके बाद क्वीना जियांग को अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर जू ने ही युवान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने रिश्वत ली है। जो बात है कि जियांग को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि डॉक्टर जू और युवान बहुत ही अच्छे दोस्त थे और युवान उसकी काफ़ी मदद भी करता था। और उसके बाद जियांग डोली से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि आप अचानक इस कंपनी में कैसे आ गए। तो आगे से डोली बोलती है कि एमेज एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, अगर एमेज मुझे ऑफर करेगा तो मैं क्यों मना करूँगा। और ऐसे भी मैं काफ़ी फ्री था, इसलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन हो गया। और इतना ही नहीं कि तुम भी तो यहीं पर हो। और आगे से वो जियांग को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन जियांग तो उसके ऊपर भड़का हुआ होती है, फिर भी वो डोली के साथ डिनर पर चली जाती है, क्योंकि जियांग को ऐसा लग रही होती है कि डोली ने ही ये इल्जाम युवान के ऊपर लगाया है और उसे कंपनी से निकाला है। इसलिए वो डोली को बोलती है कि जरूर आप मेरी एक अच्छे दोस्त थे, फिर भी मैं युवान के साइड कल भी था और आज भी रहूँगा। और इतना ही नहीं कि वो डोली को ढेर सारी बातें भी सुनाती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और डोली तो जियांग की ऐसी बातें चुपचाप सुनता रहती है और उसे कुछ भी बोलता भी नहीं है। और उसके बाद डोली युवान से मिलने के लिए जाती है, तो हमें पता चलती है कि जब जियांग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उन्हें समझ में आ गया था कि इसके पीछे लिन तैमू है। और इतना ही नहीं कि जियांग के फादर की डेथ के पीछे भी लिन तैमू है। और उन दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए ही डोली लिन तैमू से मिलने के लिए गया था और वो युवान को धोखा दिया था। और इतना ही नहीं, वो डॉक्टर जो को इसलिए लिन तैमू से मिले थे ताकि उसकी भरोसा जीत सके। तो आगे से डोली उसे जेई का चेयरमैन की बेटा यंग जी की इंफॉर्मेशन देती है और उसे बताती कि अगर तुम इसके जरिए जाओगे तो जल्दी चेयरमैन से मिल सकते हो। और उसके बाद युवान डॉक्टर जी को कॉल करती है और उसे बताती कि तुम्हारे पास एक मुसीबत आने वाली है जिससे कि तुम्हें ये संभालना होगा। तो भी उसके पास जियांग आ जाती है, तो
आगे से डॉक्टर जो तो उसे बात करने से ही मना कर देती है। तो जियांग बताती है कि मैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो डॉक्टर जो उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है और जैसे ही जियांग उसकी न्यू प्रोडक्ट को देखती है तो उसकी तारीफ करती है और इतना ही नहीं उसे टेस्ट करने में उसकी मदद भी करती है। और वहाँ पर बातों ही बातों में डॉक्टर जो की मुँह से निकल जाती है कि ये सब करने के लिए मुझे इवान ने ही बोला था। और जैसे ही डॉक्टर जो को ये रियलाइज होती है तो वो इस बात को मानने से ही मना कर देती है। और जियांग सारी बातें समझ जाती है, इसलिए वो ली को लेकर शाओचन के पास जाती है और उसे पूछती है कि इवान कहाँ पर है। लेकिन शाओचन उसे कुछ ही बताता नहीं है, इसलिए वो ली के साथ दोबारा से जाने लगती है। तो आगे से शाओचन ली को रोकती है, लेकिन ली भी यहाँ से जाना चाहती है। तो आगे से जियांग ली से मदद मांगती है, इसीलिए ली शाओचन के पास जाती है और उसे पूछती है कि इवान कहाँ पर है। तो आगे से शाओचन बताती है कि इवान अभी भी शंघाई में है, इसलिए जियांग समझ जाती है कि इवान इसलिए उसे दूर जा रही है ताकि वो उसे सेफ रख सके। इसलिए वो ली को बोलती है कि अब तुम दोनों को बात करना चाहिए और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर शाओचन तो ली से अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाता, इसलिए दोबारा से ली गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान एक बार में यंगजी की गाना सुन रही होती है। तो भी वहाँ पर बात की ओनर आकर यंगजी को रोकती है। तो इवान जाकर यंगजी की गाने की तारीफ करती है। तो आगे से बार ओनर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें गाने के बारे में कुछ भी पता है, मैंने उससे बायत गाना आज से पहले कभी नहीं सुना। तो भी इवान वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर सुनाती है, जो सुनकर यंगजी तो इवान के ऊपर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए उससे गाने के बारे में और भी जानने के लिए उसे अपने घर लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर जाकर इवान तो जोर जोर से बात करने लगती है, जिस वजह से उसकी फादर भी वहाँ पर आ जाती है। तो आगे से यंगजी उसे इवान से मिलाने लगती है, लेकिन उसकी फादर ही उसे बताती है कि ये हमारी ओपोनेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और वो इवान को पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो आगे से इवान ने बताई थी कि एमएच हो या जेई हो, जो भी सीनियर एम्प्लॉय है सब फ्रॉड कर रहे हैं और हम इस चीज़ को बाहर ला सकते हैं। तो आगे से चेयरमैन बोलते कि ऐसे तो तुम एमएच से पूरी तरह से निकल चुके हो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। और ये बातें इवान मान लेती है। और दूसरी तरह जियांग को तो डोली के ऊपर डाउट हो रही होती है, इसलिए उसने एक रिकॉर्डर मंगाया होती है, जो कि वो ले जाकर डोली के रूम पर छोड़ देती है। और वो जैसे उसे वापस लेकर आ रही होती है तो ये चीज़ सिनसिन देख लेती है, इसलिए उसे बताती है कि लिन तैमू ने ही मुझे बोला था तुम्हें एलिवेटर में ट्रैप करने के लिए, इसलिए तुम लिन तैमू और डोली से दूर रहना, क्योंकि वो दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद जियांग जैसे अपने घर पर जाती है तो देखती है कि उसकी घर को पूरी अच्छी तरह से ली ने साफ कर दिया है, इसलिए उसे कॉल कर थैंक्स बोलती है। और वो देखती है कि उसकी फ्रिज में ढेर सारा खाना है, इसलिए ली को उसके लिए भी थैंक्स बोलती है। तो आगे से ली बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं बनाया हूँ। तो जियांग समझ जाती है कि ये इवान ने ही किया है, जो चीज़ तो उसे अच्छा भी लगती है, लेकिन वो अभी भी इवान के ऊपर गुस्सा होती है। और इसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलती है कि लिन तैमू ने ही इवान को ऑफिस से निकाला है, क्योंकि इवान जियांग के फादर की डेथ की रियल वजह को ढूंढ रही थी। और ये बातें जियांग को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। इसके बारे में वो जाकर कुइना को बताती है, और जैसे ही वो दोनों उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाती है कि इवान की एक आदमी अभी भी ऑफिस में है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन इवान के पास पहुंचा रही है, जो कि और कोई नहीं डोली होती है। और इस बात पर तो जियांग का बिहेवियर दोबारा से डोली की प्रति बदल ही जाती है। और यहाँ पर कुइना इस चीज़ को जानकर हैरान हो जाती है कि इवान और डोली जियांग के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तो पहले से ही एक दूसरे की बहुत ही बड़ी वाली दुश्मन थी, फिर भी अब जियांग के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद चेयरमैन इवान को कॉल कर बताती है कि मुझे लिंडा और लिन तैमू की सारी काला चिट्ठा के बारे में पता चल गया, लेकिन
मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि तुम्हें अब इकट्ठा करना होगा। और उसके बाद एंगजियाक और इवान को बताती है कि तुम्हारी टिप की वजह से मेरी गाने का स्किल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो अभी वहाँ पर डोली इवान से मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन इवान वहाँ पर लिन तैमू की सेक्रेटरी ही को देख लेती है, इसलिए उसे कॉल कर बता देती है। तो आगे से डोली लिन तैमू की सेक्रेटरी ही के पास ही चली जाती है। तो उसे पता चलती है कि सेक्रेटरी ही का वाइन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और वहाँ पर डोली इवान के लिए एविडेंस छोड़ देती है और वो यहाँ पर चली जाती है। और उसके बाद इवान जैसे ही एविडेंस को देखती है तो चेयरमैन को बोलती है कि मैं लिंडा से बात करना चाहती हूँ, और उसे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलती है। इसलिए चेयरमैन उनकी मीटिंग फिक्स कर देती है। तो आगे से इवान उन्हें वही सबूत दिखाती है और बताती है कि मुझे पता है कि सी ग्रुप का रियल ओनर लिन तैमू है, लेकिन उसका सारे शेयर तुम ही होल्ड करते हो। अगर कल कुछ गलती हुआ तो तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे इंसान के लिए जेल जाना चाहते हो जो कि तुम्हें इस्तेमाल कर रही है? और उसे पूछती कि असल में उस दिन हुआ क्या था। तो आगे से लिंडा भी उसे सारी बातें बताई थी कि जब मिस्टर ही को पता चला कि उनके साथ ये जानबूझकर किया गया है तो वो गुस्से से हमसे मिलने के लिए आई थी और वो लिन तैमू के साथ लड़ने लगी। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन लिन तैमू ना उन्हें उनकी दवाई लेने दी ना कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने दिया, और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। और इसी वजह से लिंडा हमेशा परेशान रहती थी और थेरेपी लेती थी। और एक बार जब इवान को पता चलती है तो वो तो भड़क ही जाती है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम दोनों ही अपनी मतलब के लिए एक इंसान को मार दिए हो, और क्योंकि तुमने गलती की है इस वजह से तुम्हारी और लिन तैमू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुझे उसकी कॉपी चाहिए। तो आगे से लिंडा लिन तैमू से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि अब तो तुम्हारी और इवान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इवान का नजर जरूर तुम्हारे ऊपर होगा, इसलिए तुम्हें सी ग्रुप पर तुम्हारी जितनी भी शेयर है तुम्हें सारे निकाल लेना चाहिए। तो आगे से लिन तैमू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो डॉक्यूमेंट ऐसी एक प्लेस पर है जिसके बारे में वो कभी भी सोच नहीं सकते। और ये बात जब लिंडा इवान को बताती है तो आगे से इवान ये बातें डोली को बताती है। तो डोली उसे बताती है कि लिन तैमू की ऑफिस में एक सीक्रेट सेफ है जिसके बारे में और किसी को भी पता नहीं है, और शायद वहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट होगा। और उसके बाद डोली लिन तैमू की सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मेरी दोस्त कुछ वाइन की बोतल ला रही है, क्या तुम टेस्ट करने में मेरी मदद करोगे? पहले तो सेक्रेटरी ही मना कर देती है, लेकिन जैसे ही डोली उसे ज़्यादा ही इंसिस्ट करती है तो आगे से सेक्रेटरी ही मान जाती है। और उसके बाद डोली उसे एक बार में लेकर जाती है और उसे ज़्यादा पिलाकर वहीं पर बेहोश कर देती है। और अगले दिन लिन तैमू अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इवान को उनकी इंडस्ट्री से परमानेंट बैन करने के बारे में भूलने वाली होती है। तो भी वहाँ पर इवान आ जाती है और वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिन तैमू और लिंडा की इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताती है, और उसने जितने भी फ्रॉड किया था सारी सबूत भी दिखाती है। लेकिन वहाँ पर जितने भी सबूत होती है सब लिंडा पर होती है, कोई भी लिन तैमू के ऊपर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। तो आगे से लिन तैमू बोलती है कि तुम ऐसे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तो इवान बोलती है कि ऐसे भी वो पुलिस आने वाली है जो कि तुम्हारे घर और ऑफिस को जांच करेगी, अगर उन्हें कोई एविडेंस मिल गया तो तुम परमानेंट जेल जाओगे, और मुझे पता है कि सी ग्रुप का असल में चेयरमैन तुम ही हो। तो आगे से लिन तैमू डोली को इशारा करती है, इसलिए डोली जाकर लिन तैमू की ऑफिस से उसकी सारी एविडेंस गायब कर देती है और आकर इसके बारे में लिन तैमू को इशारा करती है। तो आगे से लिन तैमू दोबारा से अकड़ में आ जाती है और यहाँ पर इवान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि लिन तैमू ही सी ग्रुप का रियल ओनर है और उसका लिंडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो भी वहाँ पर डोलिया और इवान को सारी एविडेंस दे देती है। तो आगे से इवान भी वो सारी एविडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखा देती है। तो भी वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है और बताती है कि लिन तैमू ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने तो किसी का मर्डर भी किया
है और वो सारी मेंबर को बताई थी कि जब मिस्टर जियांग को पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो गुस्से से हमसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन आगे से लिन तैमू तो उनकी दवाई उनसे छीन ली, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई और उसने तो मुझे एम्बुलेंस को भी कॉल करने नहीं दिया। और ये सारी बातें जियांग ने भी सुन लिया होती है, जो सुनकर वो तो पहले से ही अपसेट होती है और इसके बाद वो तो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और क्योंकि लिन तैमू के ऊपर फ्रॉड के साथ मर्डर की भी इल्ज़ाम होती है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर यहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर जियांग उन्हें रुकती है और पूछती है कि अगर आपने तो उनकी कंपनी उनसे ले ली थी तो उन्हें मारा क्यों। तो आगे से लिन तैमू बोलती कि अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम भी बिल्कुल वही करती। तो जियांग बोलती कि मैं हमेशा से आपको अपनी आदर्श मानती आई हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। और पुलिस लिन तैमू को यहाँ से लेकर चली जाती है। और क्योंकि जियांग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है तो इवान उसके पास आती है, लेकिन जियांग भी इवान के ऊपर गुस्सा होती है, इसलिए वो भी यहाँ पर गुस्से से चली जाती है। और जैसे ही डोली को पता चलती है कि लिंडा इतने सालों से इतना परेशान है तो वो जाकर लिंडा से माफ़ी मांगती है। और दूसरी तरह इवान जियांग को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन जियांग इतने गुस्से में होती है कि वो इवान को एक थप्पड़ मार देती है। जो बातें कि यंगजी देख लेती है, इसलिए वो आकर जियांग के साथ लड़ने लगती है कि तुम ऐसे ही कैसे इवान को थप्पड़ मार सकते हो। लेकिन आगे से इवान ही तो यंगजी को चुप करा देती है। तभी वहाँ पर कुइना आ जाती है और जैसे ही यंगजी उसे देखती है तो उसे पहली नज़र में ही कुइना पसंद आ जाती है, इसलिए वो कुइना के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आगे से कुइना पूछती है कि ये बच्चा किसका है और वो इवान को बोलती है कि उसके पेरेंट्स को ढूंढकर उसे वापस दे दो। और उसके बाद इवान जियांग की अपार्टमेंट के बाहर होती है और उसकी रूम की लॉक पिटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियांग तो अपने घर की लॉक बदल दिया होती है, इसलिए वो बाहर ही जियांग को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट चेस्टनट लेकर आई हूँ। तो अभी जियांग दरवाज़ा खोलती है और वो चेस्टनट तो ले जाती है, लेकिन उसकी सामान देखकर उसे घर से ही निकाल देती है, इसलिए वो ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाती है। तो उसकी मुलाकात वहाँ पर डोली से हो जाती है, तो उसे पूछती है कि ऐसे भी तो केस सॉल्व हो गया है, तो तुम एमएच कब छोड़ने वाले हो। तो आगे से डोली बोलती है कि ऐसे तो एमएच एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पर जियांग भी है, तो मैं क्यों वहाँ पर छोड़ने वाली हूँ। तो आगे से इवान उसे याद दिलाती है कि अब मैं और जियांग रिलेशनशिप में है, इसलिए तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना। तो आगे से डोली बोलती है कि पता नहीं कल किसी की अगर दिमाग बदल जाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आगे से इवान उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जियांग ली के साथ शॉपिंग करने के लिए गया होती है, तभी वहाँ पर इवान भी उसके पीछे पीछे पहुँच गया होती है। तभी वो देखती है कि कोई आदमी जियांग और ली की पीछा कर रही है और वो जैसे उसके पास जाती है तो उसे पता चलती है कि ये और कोई नहीं है, साउचान ही है। तो साउचान बताती है कि मैं तो ली की पीछा कर रही थी। और उसके बाद वो दो भाई मिलकर वो दो दोस्त की पीछा करने लगते हैं और उसके बाद वो चारों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में वहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता। और उसके बाद साउचान इवान को पूछती है कि उस टाइम पर तुमने जियांग के साथ ब्रेकअप क्यों की। तो आगे से इवान बताती है कि तुम्हें पता नहीं लिन तैमू कितना खतरनाक आदमी है और मैं नहीं चाहता था कि जियांग को किसी भी तरह चोट लगे, इसलिए मैं उसे इन सब से दूर रख रहा था। और दूसरी तरह ली जियांग को पूछती कि क्या तुम इवान को माफ कर दोगे। तो आगे से जियांग बोलती कि उसे तो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है और तुम्हें पता नहीं लिन तैमू कितना खतरनाक आदमी है और वो अकेला ही उसके साथ लड़ रहा था। अगर इन सब में उससे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और ये बातें इवान ने भी सुन लिया होती है और वो जैसे ही देखती है कि वो जियांग है तो उसे पूछती कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है।
लेकिन आगे से जियांग तो उसे कुछ भी बताता नहीं है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सुनकर इवान तो काफी खुश होती है। तो शाओचन पूछती है कि वो अभी भी तुम्हारे ऊपर नाराज है और तुम फिर भी खुश हो। तो आगे से इवान बोलती है कि वो जरूर मेरे ऊपर नाराज है क्योंकि मैंने उसके ऊपर उस टाइम पर बिलीव नहीं किया, लेकिन वो मुझे माफ भी कर देगा और मैं इसी बात पर खुश हूँ। इसलिए इवान तो जियांग के पीछे ही पड़ जाती है और उसे बार बार माफी मांग रही होती है और उसे जो भी सारी चीज चाहिए होती है उसके पास हमेशा की तरह पहुंचा भी रही होती है। और दूसरी तरह शाओचन अपने आप के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होती है जहाँ पर कि वो बेस्ट वर्ल्ड को लेकर बहुत सारी बातें बताती है और उनमें से एक बात ये भी होती है कि अगर कोई कपल है जिनका सिर्फ 1% भी मैच है तो वो जिंदगी भर साथ में रह सकते हैं। तो अभी कोई उसे पूछती है कि क्या आप ऐसी कोई कपल को जानते हो, तो अभी शाओचन को रियलाइज होती है कि वो सच में ली को पसंद करती है। इसलिए वो ली के पास जाती है और उसे उसी म्यूजियम में लेकर जाती है जहाँ पर कि उसे कन्फेस कर देती है। और जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तो देखती है कि उनका प्यार तो 100% का है। और दूसरी तरह जियांग अपनी मम से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर भी इवान पहुँच गया होती है। और आगे से इवान जियांग को मदर को जियांग की फादर की जो एसिड होती है और उसे दे देती है और उन्हें उनकी डेथ की रियल वजह भी बता देती है। जो देखकर जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इवान को बोलती है कि ऐसे कि तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। और उसे अपनी स्कूल में लेकर जाती है। तो इवान उसे बोलती है कि बचपन में मैं तुम्हें हमेशा बोली किया करता था लेकिन तुम अब उसका बदला ले सकते हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि अगर तुम इस सवाल का सही से जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों हूँ। तो आगे से इवान बोलती है कि उस टाइम पर मुझे तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि मैं उस टाइम पर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं की और इस बात पर तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम बिल्कुल सही समझे हो। और वो इवान की पनिशमेंट के हिसाब से उसे तो वहाँ पर मारने लगती है और उन दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।